Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So this is the fifth part of ecology and we will be doing a few previous year questions which are very important for NEET 2025. So let's start with the first question. Question number 1. At which latitude heat gain through insolation approximately equals heat loss through terrestrial radiation? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि किस लैटिट्यूड पे हीट गेन और हीट लॉस इक्वल होगा. So this is very important question. इसका correct answer है option number B. Option this is B. So 40 degree north and south. So Earth does not receive equal radiation at all points. Earth में all points में equal radiation नहीं मिलता है और इसको बोलते हैं uneven heating. इसको क्या बोलते हैं? Uneven heating और this is called as differential insolation. So 40 degree north and south में heat gain और heat loss equal रहेगा. Okay. ठीक है. Now coming to the next question. Question number 2. Question number 2 is, in which of the following pair is the specific characteristic of soil not correctly matched? A is laterite, contains aluminium compound. B is terra rosa, most suitable for roses. Chernozems, richest soil in the world. Black soil, rich in calcium carbonate. So the correct answer is black soil. Because black soil क्या होता है? This is rich in potash and lime. And not calcium carbonate. Okay, बाकी सारे correct है. This is wrong because it is rich in potash and lime, and it is also called as regular or black cotton soil, and it is dark brown in color, deficient in nitrogen and phosphorus. So black soil is the correct answer. ठीक है, because it is rich in potash and lime and it is deficient in nitrogen and phosphorus. और इसको क्या बोलते हैं? Regular और black cotton soil या और इसका कलर होता है डार्क ब्राउन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स डज द डायगोनल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरी मोस्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट. बिकॉज डेजर्ट्स में क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया होगा. डेजर्ट्स में क्या होता है, देयर आर वेरी हॉट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स. सो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो हॉट होती है ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड होती है ड्यूरिंग द नाइट. सो सबसे ज्यादा वहां पे सॉइल सरफेस का टेम्परेचर वेरी करता है कि दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म होगी सॉइल एंड नाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा कोल्ड होगी. तो डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफ्यूज पोरस वुड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक्स. ठीक है, डिफ्यूज पोरस वुड्स जो है ट्रॉपिक्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. Coming to the next question, in which one of the following plants sunken stomata are found? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरियम. बिकॉज नीरियम इज अ जीरोफाइट प्लांट. तो जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरियाज में होते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं तो वो दे आर पार्शियली कवर्ड विथ हेयर एंड क्यूटिकल्स. और सनकन स्टोमेटा होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जीरोफाइट्स का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे रिलेटेड. एंड आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रिला कैसा प्लांट है, हाइड्रोफिलिक प्लांट है, और मैंगो एंड गुआवा क्या है, मिजोफिटिक प्लांट है. ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है नीरियम. बाकी ऑप्शंस के भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. समटाइम्स क्वेश्चंस आर रिपीटेड एंड जो बाकी ऑप्शंस है उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट, टेम्परेचर चेंजेस in the environment affect most of the animals which are. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोइकिलोथर्मिक. पोइकिलोथर्मिक क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद एनवायरनमेंट. उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता है एनवायरनमेंट के साथ. और जो होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं वो अपना मेंटेन करके रखते हैं बॉडी टेम्परेचर. जैसे कि मैमल्स, हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं समर के साथ, समर के हिसाब से और विंटर के हिसाब से. ठीक है, सो टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो यहाँ पे भी लिखा है की आइडिया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. Coming to the next, in desert grasslands, which type of animals are relatively more abundant?
सो द करेक्ट आंसर इज फॉसोरियल, क्योंकि डेजर्ट में क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बरोज में रहते हैं या कि अंडर सरफेस छुप के रहते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो उनको ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं फॉसोरियल टेम्परेचर, फॉसोरियल एनिमल्स, ठीक है, जो कि छुप के रहते हैं सरफेस के अंदर। Next is plants such as Prosopis, Acacia, and Capparis represent examples of tropical thorn forest. इसका करेक्ट आंसर है thorn forest. Prosopis and Acacia कैसे टाइप के प्लांट्स हैं? नॉन सक्यूलेंट पेरेनियल प्लांट्स हैं। और जो कैपेरिस है वो कैसा? जीरोफिटिक shrub है, ठीक है। So these are all thorns. Now next question number 9. Which one of the following communities is more vulnerable to invasion by outside animals and plants? So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है कि क्यों वल्नरेबल होते हैं टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल्स? सबसे पहली बात है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। और इनके बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा। और इनकी हाई टेम्परेचर की इनकी वो रहती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इनके? हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल और रिच फौना है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट भी यही होंगे अगर बाहर से एनिमल्स और प्लांट्स आ गए। सो दे आर मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन, ठीक है। उनको इफेक्ट होएगा अगर बाहर से कुछ भी प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमिटीज tail and ear are relatively shorter in animals living in cooler regions as compared to those inhabiting warmer zones. So this is called as Allen's rule. Allen's rule क्या होता है? जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं टेल एंड ईयर, ये सारी जो है एंड जो कूलर रीजन्स में होते हैं उनका छोटा होता है ये सब चीजें एज कम्पेयर टू दोज लिविंग इन द वार्मर जोन्स, ठीक है। तो इसको एलेंस रूल बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज के लिए, टेल एंड ईयर, ठीक है। एलेंस रूल ये आपको याद रखने चाहिए, सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्गमैन्स रूल क्या होता है? मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं सारे शॉर्ट में। तो इसमें क्या था? साइज ऑफ एनिमल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। साइज ऑफ एनिमल्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा लैटिट्यूड के साथ और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बर्गमैन्स रूल रिलेटेड होता है साइज से, ठीक है। और जॉर्डन्स रूल क्या होता है? वर्टिबल नंबर जो होता है, वर्टिब्रल नंबर इंक्रीज विथ लैटिट्यूड। जॉर्डन्स रूल होता है वर्टिब्रे से, ठीक है। और ब्लॉगर्स रूल क्या होता है? डार्क स्किन डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो जी से आप याद रख सकते हैं डी, जी डी, ऐसे ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। जी डी, जी डी देते हैं ना एग्जाम्स में ग्रुप डिस्कशन, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ब्लॉगर्स रूल क्या होता है? जो डार्क स्किन होता है वो डिपेंड करता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। और जॉर्डन्स रूल होता है जेवी, याद कर सकते हैं जेवी, वर्टिब्रल नंबर इंक्रीज विथ लैटिट्यूड। और बी एस कर सकते हैं, बी इज फॉर बर्गमैन्स रूल, साइज ऑफ एनिमल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो आपको ऑप्शंस फाइंड आउट करने में बहुत इजी रहेगा। सो एलन रूल क्या होता है? टेल एंड ईयर। तो अब एल एन में देखिए एल है और यहाँ पे भी टेल है, तो एल एल ऐसे याद कर सकते हैं आप, चारों बहुत इजी। एलेंस रूल हमेशा रिलेटेड टू टेल एंड ईयर जो एक्सट्रीमिटीज होती है, ठीक है। Coming to the next question, benthic animals are those which are deep dweller in the sea. Benthic animals ऐसे animals होते हैं जो sea के bottom में present होते हैं, ठीक है। So this was also asked many times if you see the previous year questions. Next is the niche of species is meant for. इसका correct answer है habitat and specific functions of a species. So niche of a species जो होते हैं वो habitat and specific functions से होते हैं। Desert plants are generally, तो इसका करेक्ट आंसर है डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं? आपको पता है सैक्यूलेंट प्लांट्स, जीरोफाइट्स, ये सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ, ओपेंशिया, ब्रायोफाइलम, यूफोर्बिया। तो ये सारे हैं डेजर्ट प्लांट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सनकन स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सनकन स्टोमेटा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीरोफाइट। So these are present on the lower surface of leaves. Sunken stomata xerophyte का example होता है. So they are present in the lower surface of leaves. Next is, which one of the following does not have a stomata? तो स्टोमेटा किसमें नहीं है? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड वाटर। पहली बात तो सबमर्ज्ड है पानी में, ठीक है, तो उसमें वहां पे ट्रांसपिरेशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जब ट्रांसपिरेशन नहीं चाहिए तो स्टोमेटा का भी कोई काम नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड एज स्टेनोहेलाइन। नैरो रेंज आपको याद रखना पड़ेगा, एन है
तो स्टेनो हेलाइन होगा, जो भी नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। यू हेलाइन क्या होते हैं? वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, बहुत ज्यादा। यूरी हेलाइन, एनाड्रमस और कैटाड्रमस, ये भी पता होना चाहिए, फिशेस के लिए यूज होता है। तो जो एनाड्रमस फिश होती है, तो उसके जो मोस्ट ऑफ द एडल्ट फिश लाइव है वो सी में रहती है। मोस्ट ऑफ द एडल्ट लाइफ उसकी जो होती है वो सी में स्पेंड होती है, ठीक है। और कैटाड्रमस होता है मोस्ट ऑफ द एडल्ट फिश लिव इन फ्रेश वाटर। उसकी जो अडल्ट फिश है वो हमेशा फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो इसका करेक्ट आंसर है लोमी सॉइल, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका लोमी सॉइल। इसके मैंने आपको आंसर बता दिया ना, स्टेनो हिलाएंगे आप, ठीक है। ओके, सॉइल बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का क्या आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका गुड एरेशन होता है, सबसे बेस्ट होती है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिटिव सॉल्ट्स रहते हैं, और उसके जो गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बेस्ट सॉइल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए लोमी सॉइल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल पार्टिकल्स डिटरमाइन इट्स। सॉइल पार्टिकल्स क्या डिटरमाइन करते हैं? इसका टेक्सचर, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स क्या डिटरमाइन करते हैं? इसका टेक्सचर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो आप देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स के क्या क्या साइजेस है, मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ये जो है ग्रेवल, ये 2 mm से 75 mm, सैंड है 0.05 mm से 2 mm, सॉल्ट है 0.002 mm से 0.05 mm, ठीक है। ये साइजेस हैं। क्ले है लेस देन 0.002 mm, तो सबसे बड़ा साइज है ग्रेवल का और सबसे कम है क्ले का। तो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं का टेक्सचर। Now coming to the next question, a fertile agricultural soil appears dark colored at the surface as compared to soil 1 meter down. The reason for color of top soil is, मतलब कि कोई भी सॉइल देखेंगे आप ऊपर से डार्क होती है, और आप अगर 1 मीटर डाउन उसको डिग करेंगे, खोदेंगे, तो आपका सॉइल का कलर लेस डार्क होगा। तो वो किस वजह से होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर डार्क कलर की शो होती है, तो कलर चेंज हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? गॉस's competitive exclusive principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively. Inferior one will be eliminated eventually, ठीक है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोई भी टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है और दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, सब उनको खाना वाना ये सब चीजों के लिए, फूड एंड वाटर के लिए फॉर एग्जाम्पल, वो लोग कम्पीट कर रहे हैं, तो वो लोग साथ में नहीं रह सकते। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो इंफीरियर वन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जो सुपीरियर होगा उसको खाना और पानी मिल जाएगा। तो दिस इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो दिस इज राइट, ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यही होता है। तो फिर स्टेटमेंट 2 क्या है? इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो है ज्यादा इफेक्ट होता है उनको कंपटीशन में हर्बीवोर्स से, सो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी विल सी व्हाट इज द करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज कि कार्निवोर्स का जरूरी थोड़ी ना है कि कार्निवोर्स हमेशा ही इफेक्ट हो एडवर्सली देन हर्बीवोर्स, बल्कि कार्निवोर्स तो सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। तो हो सकता है कि उनको एडवांटेज भी मिल सकता है, क्योंकि उनको कम रिसोर्सेज चाहिए, तो हो सकता है कि उनको और इजी हो कंपटीशन में, वो विन करें, वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। सो दिस करेक्ट, दिस इज नॉट। कार्नी वहाँ पे लिखा भी है मैंने, carnivores may have advantage over herbivores as they are at a higher trophic level, ठीक है। So the statement 2 is false and statement 1 is true. Now coming to the next question, question number 21. Which one of the following statements cannot be connected to predation? इसमें क्या है? Which one of the following statements cannot be connected to predation? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज प्रेडेशन में क्या होता है कि एक प्रे होता है और एक प्रेडेटर होता है, तो एक तो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा और दूसरे का फायदा होगा। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, प्रेडेशन में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, while explaining the interspecific interaction of population, plus sign is assigned for beneficial interaction.
माइनस साइन इज द साइन फॉर डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, डेट्रीमेंटल मीन्स नेगेटिव, ठीक है, एंड जीरो इज फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन. Which of the following interactions can be assigned for one species and negative for another species involved in that? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेडेशन, क्योंकि एक हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और एक हमेशा नेगेटिव में. प्रेडेशन मैंने अपने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एक हमेशा प्रे होता है और एक प्रेडेटर होता है, ठीक है. तो प्रे हमेशा नेगेटिव रहेगा और प्रेडेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और एवेंसेलिज्म क्या होता है? एवेंसेलिज्म आप देख सकते हैं, उसमें एक जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली अफेक्टेड, ऐसे सिंबल से लिखते हैं, ठीक है. एक नेगेटिव इफेक्ट रहेगा और एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा. जीरो इज फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक है. और कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, एक पॉजिटिवली इम्पैक्टेड होता है प्लस, और एक में कोई इफेक्ट नहीं होता, सो इट इज जीरो. तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेडेशन, प्लस एंड माइनस. वन इज अफेक्टेड एंड वन इज नॉट अफेक्टेड, वन इज नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है. If 8 degree next is, if 8 degree Drosophila in a laboratory population of 80 degree died during a week, the death rate in the population is individuals per Drosophila per week. So इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, बट दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. इफ 8 डिग्री ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डिग्री, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना है? 80, ठीक है. ये डिग्री विग्री से ना कभी कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल 80 लिखिए, ठीक है. और ड्रोसोफिला 8 डिग्री है. डाइड इन अ वीक कितना है? डाइड ड्यूरिंग अ वीक, आपको ये भी कंफ्यूज कर सकता है कि डाइड ड्यूरिंग अ वीक में आप 80 लिख दो, ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है. 8 डिग्री ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डिग्री, पॉपुलेशन ऑफ 80 डिग्री है ना, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 80 एंड डाइड इन अ वीक हो जाएगा 8, ठीक है. तो डेथ रेट हम कैसे निकालते हैं? हमेशा टोटल 8 अपॉन डाइड इन अ वीक अपॉन टोटल, तो 8/80 कर देंगे, तो 0.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. Next is, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? So इसका correct answer होगा, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? इसका correct answer है 15. इसका करेक्ट आंसर है रिसोर्स पार्टीशनिंग. इसका करेक्ट आंसर है रिसोर्स पार्टीशनिंग. क्यों? रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है? पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा. रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है? डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पीशीज टू अवॉइड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग. जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं, कभी कभी खुद ही कॉम्पिटिंग जो स्पीशीज होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही अपना रिसोर्सेज का टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि तुम इस टाइम पे खाना लेना, तुम इस टाइम पे पानी लेना, हम इस टाइम पे लेंगे. तो वो लोग रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर लेते हैं, ठीक है. तो वो उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है. नेचर में कंपटीशन भी है, लेकिन वो लोग एक टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं आपस में, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है. तो ये बहुत हेल्प करता है कंपटीशन में, सर्वाइवल में एनिमल्स की. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है. when one or two species competing for same resource disappear to allow competitor to utilize it. इसमें क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, जब एक या दो स्पीशीज आपस में अगर लड़ रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, सेम फूड सेम वाटर के लिए, और वो दोनों अचानक से गायब हो जाए, ठीक है, सो दैट की कॉम्पिटिटर आके उसको ले जाए, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज कर दिया, कॉम्पिटिशन खत्म, ठीक है. तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए. तो इसका करेक्ट आंसर है रिसोर्स पार्टीशनिंग. नेक्स्ट इज द इंडोर इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन. इक्वेशन है एन टी इज इक्वल्स टू N0 E, एंड उसका ऊपर में है R एंड T. E रिप्रेजेंट्स, E क्या रिप्रेजेंट करता है? E इज द बेस ऑफ द नेचुरल एल्गोरिथम्स. इसका करेक्ट आंसर है E इज द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम्स. तो आपको ही पता होना चाहिए वाला इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन. एनटी क्या है इसमें? एनटी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, ठीक है. पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर टाइम टी. और N0 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0. और R क्या है इसमें? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, जो रेट होता है जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है, वो होता है R. और E तो इसमें दिया ही है, द बेस ऑफ नेचुरल और नेचुरल लॉगरिथम्स. और T क्या है? टाइम, ठीक है.
Exponential growth equation is nt is equal to n0 e to the power r. Emancilism can be represented as, so emancilism का क्या है? emancilism का हमको पता है कि एक नेगेटिव होता है और एक इफेक्ट नहीं होता है, तो क्या होगा? नेगेटिव एक होगा और एक होगा जीरो। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। पेंसिलियम है, पेंसिलियम क्या होता है? वो सिक्रिएट करता है, जो बैक्टीरिया होता है पेंसिलियम, वो सिक्रिएट करता है पेंसिलिन, तो जो कि वो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये एक एमेंसिलिज्म का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। पेंसिलिन सिक्रिएट करता है और वो बैक्टीरिया को किल करता है। So, commensalism is negative and zero. The impact of immigration on population density is, तो इसका जो होगा the impact of immigration क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा immigration का। पॉपुलेशन डेंसिटी में इमिग्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमिग्रेशन क्या होता है कि किसी एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर आपके सिटी में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी पॉजिटिव। Now coming to the next question, which of the following is not an attribute of population? Population का attribute क्या नहीं है? Species interaction. This is not an attribute of population. ठीक है, natality, mortality, sex ratio ये सारे हैं population के attributes, but species interaction is not. Next question is, a high density of elephant population in an area can result in intraspecific competition. Intraspecific competition क्या होता है? कि members of the same population, तो उसी में आपस में ही अगर वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, और इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीशीज शोज एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय इट्स डिसअपियरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन। व्हाट डज दिस शो? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज हैं, कभी कभी रेनी सीजन में बढ़ जाते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है? जैसे थोड़ा सा कम होता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं? जे टाइप ऑफ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे टाइप। इस टाइप के जो स्पीशीज होते हैं, इस टाइप का जो ग्रोथ होता है कि एक सीजनल होता है, उसको बोलते हैं इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे टाइप। Now coming to the next, geometric representation of age structure is a characteristic of geometric representation of age structure। तो population में होगा, different type of age के लोग रहते हैं एक population में, कोई young है, कोई adult है, कोई old है, ठीक है, toddlers हैं, तो सब age structure के हिसाब से population में ही लोग हैं। Now coming to the next question, if the mean and the median pertaining to a certain character of a population are of the same value, the following is most likely to occur। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड, ये सारे चीजें इक्वल होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट में पॉइंट्स, मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व भी आपको पता होना चाहिए, इट इज बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है? बेल शेप्ड। Now coming to the next, the formula for exponential population growth is, so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज इसका होता है फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है क्लियरली, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। इसमें क्या होता है? डी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज है, जिस रेट से चेंज हो रहा है पॉपुलेशन। टी क्या है? टाइम। डी क्या है? रेट ऑफ चेंज है। एन क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। और आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ईच फीमेल। ठीक है, आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। एन ए नंबर ऑफ फीमेल्स। डी इज द रेट ऑफ चेंज और टी इज टाइम। तो दिस टाइप ऑफ exponential population growth is dn/dt is equals to rn। ठीक है, coming to the next, praying mantis is a good example of, so praying mantis is a good example of mimicry, Mullerian mimicry। ठीक है, प्रेइंग मैंटिस ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा है। Now coming to the next, animals have the innate ability to escape from predation। Examples for the same are given below। Select the incorrect examples। प्रेडेशन से बचते हैं बहुत लोग, इनहेट एबिलिटी होती है, प्रेज जो होते हैं वो प्रेडेटर से भागते हैं ना। तो पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट एग्जाम्पल है? तो इसका ये है पॉइजन फैंग्स एंड स्नेक्स। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन, क्योंकि जो पॉइजन फैंग्स होते हैं स्नेक्स में, वो प्रेइंग के लिए होते हैं, खुद ही प्रेडेटर है।
तो ये प्रे करने के लिए पॉइजन फैंग्स होते हैं। और ये सारी चीजें क्या, मेलानिज्म एंड मॉथ्स, ये सब कलर चेंज इन कैमलियन, तो खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं ना प्रेडेटर से। मेलानिज्म इन मॉथ्स, enlargement ऑफ बॉडी साइज बाय swallowing एयर इन पफर फिश, तो ये सारी चीजें ये लोग खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं प्रेडेटर से। और ये क्या कर रहे हैं, पॉइजन फैंग्स एंड स्नेक्स दूसरे को मारने के लिए, फॉर प्रे, खुद से, खुद ही प्रेडेटर है। ठीक है, ये बचने के लिए नहीं कर रहा है, मारने के लिए। So this is not the correct example. Coming to the next, mycorrhiza is an example of, ये तो बहुत easy है, this is the symbiotic relationship. तो this is between the roots of higher plants and fungi. ठीक है, mycorrhiza example होता है symbiotic relationship. Symbiotic relationship both benefit each other. Symbiotic relationship. Coming to the next, two different species cannot live for long duration in the same niche or habitat. This law is, so this law is गॉस हाइपोथेसिस। इसका करेक्ट आंसर है गॉस हाइपोथेसिस। दो लोग साथ में नहीं रह सकते अगर सेम कंपटीशन चल रहा है बहुत दिन तक, ये चलेगा। गॉस हाइपोथेसिस। कॉज ऑफ मिमिक्री इज, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉज ऑफ मिमिक्री क्या होता है, बोथ ऑफेंस एंड डिफेंस। ठीक है, रिजेम्बल मिमिक्री क्या होता है, पहली बात आपको ये, जैसे लोग मिमिक्री नहीं करते हैं कोई क्लास में दूसरे की एक्टिंग करना, तो रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप को बचाने के लिए करते हैं इसमें वैसे, तो सेम फीचर्स लाने के लिए, या ताकि कोई पहचान नहीं पाए प्रेडेटर्स, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट इज द सेमी लॉग ऑफ पर मिनट ग्रोइंग बैक्टीरिया इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, सो what will be the shape of the graph? So इसका correct answer है ascending straight line. The semi log of per minute growing bacteria is plotted against time. तो जैसे इस तरह का ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये मान लीजिए टाइम है, और ये पर मिनट ग्रोइंग, ये इधर से हो जाएगा बैक्टीरिया, और इधर से मान लीजिए टाइम लिया है, तो इट विल बी ascending straight line. So these are the few questions which are very important and have been asked in previous years. Hope you liked the video. Please comment if you liked it or not and it is informative to you. And please subscribe to my channel, Neil Balaji Zone. Thank you so much, guys. Have a great day.